बीजेपी ने हवा दी, अब की बार 400 पार। आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जब आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। यार, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों, आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनका इंटरव्यू आज लेने वाले हैं राहुल कर्नेवाल, जो कि आज अमित शाह से बहुत ही धमाकेदार प्रश्न पूछने वाले हैं, जैसे ईवीएम को लेके और विपक्षी दल जो हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं। उन्हीं सब मुद्दों पे आज बातें होने वाली है, जिसके बाद अमित शाह बहुत ही शानदार तरीके से विपक्षी दल को जवाब भी दे देते हैं और ईवीएम को लेके बहुत सारी बातें भी बोलते हैं। तो आज की डिबेट काफी ज्यादा मजेदार है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में मजा आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी ने हवा दी, अब की बार 400 पार। आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जब आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पार ही आने वाली? क्योंकि आप कि लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। देखो भाई, मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं, कभी हार जाऊंगे ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं, तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गई, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में, कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है? उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है।
तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहे हैं क्या? और एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी, वीवीपैट तो 100% मिलान हुआ है। और मैं तो ठीक ही मानता हूं, वो वीवीपैट के कारण हारे ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सच्चे कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक है, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है। हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। बोफोर्स इसलिए चिपकाता है कि जीप कांड से लेकर सीरीज ऑफ भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना? क्या कई फोरम है? क्या हुआ? हो हल्ला करा था पेगासिस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भाग गए। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस है, तो मांगा फोन, नहीं दिया। कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर कोई आरोप में तथ्य है तो इस देश में अदालतें भी हैं और अदालतें न्यूट्रल है, वहां जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आज तक कोई सबूत किसी ने मोदी सरकार को नहीं दिया है। सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ओआरसीसीपी, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस फंडिंग, डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है? देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो। आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहां केग लगाता था, आरोप यहां आरटीआई से निकल कर आते थे, और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते हैं, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे, क्या निजी बात? क्या क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता दूं,
एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए, ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हैं, एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। सर, 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आज भी मैं कहता हूं कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, आज की ये धमाकेदार डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो डिबेट के बारे में और अमित शाह के बारे में आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। यहाँ तक कि आप लोग का विपक्षी दलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आती रहती है। तो अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोग से एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम जी की।